आज की कहानी त्रिया चरित्र। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यूं शादी में एक पत्नी व्रता के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5-5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत ही संजीदा रहते थे। यह धन और संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होगा? मेरे बाद इन सब का क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? यह ख्याल बहुत ही अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना ही चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बेदस्तूर कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5 या 6 साल से ज्यादा न थी। भला का जहीन और तमीजदार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरों के बच्चों को अपना नहीं सकती। यह तो 5 औरतों का साजा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उसे नफरत करे। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के से मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे थे, सवारी के लिए घोड़े और रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रख लिया करते थे। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता तो डील डोल शक्ल सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत ही लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाएगा। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा, जिसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी मुरादों के फूल अपनी सबनमी ताजगी में खिल खिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गई हुई थी कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हारे एक और भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूंगा। तुम बहुत जल्दी लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर से ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा हो। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत ही कम था, मगर स्वभाव की सजनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ। आखिर इंसान ही तो था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक और आशा भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हो गए। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिलें सजी थी। उसके कदम आगे न बढ़े और लौट पड़ा। एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपया करने लगे। सेठानी भी उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है मंझली बहू, जो कि इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे। मगर बाकी चारों सेठानों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी ठहा से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वभाव ने गवारा नहीं किया कि जिस घर में मालिक की
हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि सब यहाँ रहना मुनासिब नहीं, न ही मसलत है। मगर जाऊं कहाँ? न कोई ऐसा फन सीखा है, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया है जिससे कि रोजी रोटी कमा सकूं। रईसाना दिलचस्पी उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखती जाती है जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहे। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई है, उससे यह कंगाली की तकलीफ क्यों झेली जाए? क्या मक्खन लाल की लड़की बेटी एक ऐसी आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर जिस फिक्र में अपनी जान को खपाऊं, मैंने अपनी मर्जी से शादी थोड़ी की। मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में यह बेड़ी डाली। अब वही उसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने एक फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उस महारानी के तौर तरीकों को देखूं, बाहर ही बाहर उसके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं और उस वक्त तय करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईस की बहू उसके दिमाग से निकल गई और मेरे साथ रूखी रोटी खाना उसे मंजूर है तो उससे अच्छा फिर क्या है। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट पाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूं और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊंगा जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबों की यातना बना देती है। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरफ जो कश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बगीचे में एक पक्का कुआं था और एक मोलसीरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी। पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। किसी पेड़ में एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग ही नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यहीं पर पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात हो रहती है। मालिन, भाई मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। यहाँ बाई जी की बैठक है, झरोके में बैठकर सैर किया करती है। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगनदास, भाई जी कौन? मालिन, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह गर्जे उन्हीं के लिए बना रहे हो? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ है ही कौन, फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती है। मालिन, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वह शौक ना करे तो हमारा तुम्हारा निभा कैसे हो? और धन और किस लिए अकेले जान पर 10 लौंडिया है। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हर भूत जोतता है। वह आंखें देखा, आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए।
तुम झूठ समझोगे, मगर मैं आंखों देखी बात करती हूँ, उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होती है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती है। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लोग। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे। कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो। उस पर हवा खाने जाती है, एक बगलिन गाना बजाती है, मैम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूरत बनाती है कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दों को भी लड़का दिया। कौन पति चाहेगा। जब से यह सुनवाई बनाई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हूँ दामाद को यहीं बुला कर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दो नहाए पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती फिरती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल तो दूं, यहाँ मेरी निभा न होगी। इंदिरा, रईस जादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि इस सोहर बन सकूं। मालिन ने से बोला तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट बाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह काट ही लूँगा। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई और डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का भी ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जब भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यावहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और जब सुबह की नींद खुली तो उसे किसी पीर ओलिया के ज्ञान की संजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा। उसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया छोड़ बंधी हुई थी, गायब हो गया। उन कपड़ों को छोड़कर जो उनके बदन पर थे। अब उसके पास कुछ भी न था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती, उसे बेचैन कर रही थी। मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था, उसने किस्मत का रोना रोया, किसी तरह गुजर करने की तदबीर सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत से उसे फायदा उठाना असंभव था। उसे संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने उस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे में पूरी शान के साथ उसको रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने
पर यह बात यकीन से काबिल काबिल नहीं मालूम होती थी। मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्न को देखता है। उसने अपनी हिम्मत को आजमाने का, इस मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने की मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार के मर्दाने हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला गया और जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहां के घोड़ों ने शरारत और बगड़ैलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा था, उसी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागरघाट के ठाकुर अटल सिंह ने उनकी चिंता मोह समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्मा आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से का इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब, हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का सा राजा था। धन दौलत को लोग जान का आजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए भी लोग कर्ज से लेकर खाते और फटे हाल रहते थे। इसी में निभा था। काजल की कोठरी थी। सफेद कपड़े पहनना, उन पर दाग धब्बे लग जाना एकदम जरूरी हो जाता था। हुकूमत और हर बस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों को यह आजान के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने में मुहर्रर दूध की कुल्लियां करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत ही व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा था। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे थे, मगर ऐसा मालूम होता कि अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई। हिम्मत और हौसले मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधियों और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत काम नहीं, हिम्मताना का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वह चंपा मालिन थी। कपड़े तार तार, मुसीबत को रोती हुई तस्वीर। बोली, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उसे दिन मुझ तुमसे बात करती, न मुझे यह विपदा पड़ती। बाई ने मुझे बैठे देख लिया और बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी। चुड़ैल कुंटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाई? तू दूसरे से मेरे चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरी दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बक रही थी, मुझसे भी ना कह सकी। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। बोली, बाईजी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। चीखते नाक कटती है तो मेरे नबाह यहाँ कहाँ होगा? ईश्वर ने मुँह लिया तो आहार भी देगा।
4 घर में मांगूंगी तो मेरे पेट को भी जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ, मैं किसको कहूँ? 8 दिन इसी दिन तरह टुकड़े मांगते मांगते हो गए। एक भतीजे उन्हीं के यहाँ लोंडिया में नौकरी करती थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहो का दोष लगाऊं, किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में। जो कुछ लिखा था, आह, मिजाज का यह हाल, यह घमंड, यह शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया और उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मलाल कर देता। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरे जी भी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया। और बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो, मैं यहीं रहूंगी। तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी? मगनदास के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उसी की इस आवारागर्दी को जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बहुत चारपाई डालकर पड़ जाता हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों की कोई तकलीफ ना हो। यह दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यह झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मिली है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारी सोभिता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहा है। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले और मुश्क के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव में 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़ी में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा में कोई मैल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जोहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक था, ताजे फूल की तरह खिल चुका था। चेहरा आंखों में गंभीर सरलता और मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक या गरीब का खून तेरे सिर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका हूँ, मगर क्या तू मेरी हो सकती हो? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझ कर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ सके? अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी हो के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को
ज्यों ज्यों बारीकी से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। मगनदास को उन जवार की रोटियों में मजा आ जाता। वह अच्छे से अच्छे व्यंजन में भी ना आता। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती, न जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा ने डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती थी। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़ी के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास में फैल गई, मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदय के अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तगादों का इंतजार करते। चूंकि मगनदास इन फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के करीब गरीबी से उसका गला न घुटता। तब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल जाता था। जब वह पड़ोसी की औरत के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता था। मगर कुछ बस था ही नहीं, कोई काबू था ही नहीं। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को उसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसे प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं, वरना रंभा को उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तुक कैसे बैठता। वफा की वह जादू रूप और गर्व का सिर नीचा कर सकता था, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मद्दा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक उसके वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आसक्ति का पाया था। जबान मासूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी। मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा। दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोली, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश में कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं, यह मेरे महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगा तो अपनी प्रेमी और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे चक्की की घुमर घुमर बहुत ही सुहानी मालूम होती और उससे सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गाती थी। झुलनियो मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मौके मान है, उल्टी मनावर मौके पड़ी, झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके न मिलकर उस वीरान झोपड़ी की कुंज बाग बना दिया। अब वहां गायें थी, फूलों की क्यारियां थी और कई देहाती ढंग के मोढ़े भी थे। सुख सुविधा की अनेकों चीज दिखाई देती पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक सम्भ्रात व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ
झेपता हुआ, कुछ झिझकता हुआ उसे गले से लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी? घटनाओं और सहयोग की एक लंबी चौड़ी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगनदास का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके, मकानों का एकत्र स्वामी था। सेठानी में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारी गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। जब मगनदास ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं कहाँ हूँ? वकील साहब ने फरमाया, महीनों भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खनलाल ने अता पता बताया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और उनमें क्या बातें हो रही है। 10 बजते बजते वकील साहब मकंदा से 1 हफ्ते के अंदर आने का वायदा लेकर चले गए। उसी वक्त रंभा आ पहुंची। पूछने लगी, यह कौन थे? उनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा, क्या अपशकुन बकते हो? मगन, नहीं नहीं रंभा, यह अपशकुन नहीं है। यह सचमुच मेरी मौत का दूत है। मेरी खुशियों के बाग को रोनने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है। मुझे माफ करो। मोहब्बत ने मुझे यह सब करवा दिया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम, दगाबाज कहने लगेगी, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ रंभा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार और सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लोंडी थी, अब तुम्हारी सौतन बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा भी तुमसे मोहब्बत ना करेगी। मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया और मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारे लोंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती। मुझे अपने से डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? ओह, जो जी में आए करना। मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लोंडी रहूंगी। क्या इतने में पर भी तुम मुझे छोड़ोगे? मगनदास की आंखें डबडबा गई। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया, दिल्ली न जाऊंगा। यह तो मैं कहने ही न पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा। अफसोस, सेठ जी के आखिरी दर्शन भी ना कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठारियों में अनबन है। नौकर चाकर लूट मार मचा चुके हैं। वहाँ यह हाल है और मेरे दिल वहाँ जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा। अब जब तक जिंदगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी, मगर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? साल में एक बार देख लेने आ जाया करना झोपड़ी में। मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू न रुक सके। बोले, रंभा, यह बातें ना करो, कलेजा बैठ जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिला वह कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो रही थी। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी थी, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरी सलाम, मुझे उसकी हवस नहीं। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी बनूंगी, चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारे यह मोहब्बत न रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा।
जोश जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज्यादा आ गई थी। अष्टमी का चांद सोने से महसूस होता था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिल रहे थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज, जिसे दूरी ने तासीर और सन्नाटे में सुरीलापन और अंधेरे ने आध्यात्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरी किनारे के खामोश अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा पुकारने लगी, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई। मगनदास को उसे मकान के दरों दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई, जैसे घर की जान निकल गई। वह घबरा कर कोठरी में गया। रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपने मुंह खोल रखा हो। तब वह बच्चों की तरफ चीख उठकर रोता हुआ उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात वह प्रेम का वास था। मगर वह वक्त वह शोक का घर बना गया। अब जरा आंसू थमे तो उसने घर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से लगा ली? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो मुझसे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार बैठा था। तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं ये बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पना का एक चमखट उसके सामने आया। वह नाजुक अदाएं, वह मतवाली आंखें, वह भोली भाली बातें, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती बड़ी बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हम तरफनाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसू और दर्द की उमड़ी हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ और नागपुर जाने का पक्का फैसला कर गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई और तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे भी फिर कभी न मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए ही सब कुछ त्याग दिया, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीद है। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से दूर क्यों रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत लेना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, यह आनंद के लिए कभी न भूलूंगी। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ है वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उस कुछ दिनों के रहने से उसे रियात की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ी थी। उसने उसे रियायत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और जमाने का उलटफेर को कोसते थे। मगर रिया खुशी थी कि हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता है तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती है और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती है। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आ कर उसके दिल को मसोसने लगती है।
लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ जा पहुंचता है। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसने इंदिरा के लिए भी एक कोना निकाल रखा था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर रखा था, वह अब रुखसत हो चुकी थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है और शान है, तो उसका कसूर नहीं। यह रईजादों की आम कमजोरियां हैं, यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बदते हुए संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वह इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मे अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा करने के लिए नागपुर गए। मगनदास की तबीयत आज की तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतिज्ञा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता है तो वह संभल बैठता है कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जाने खाने में जोर शोर से गाने की आवाज ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बजे थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला और उसके दिल में लालसा जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खुली मोहब्बत नहीं, प्राणों की खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा और रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवाय उसके बदन पर एक जेवर भी न था। जो ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंधेरी हमरक पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो, कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे यह विनती की थी। मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भूली भाली लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपने रंभा का भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा गनसिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए। सागर घाट पर जा पहुंचे। वहां झोपड़ी, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहां मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालना पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती, गाती। गांव की औरत फिर उसे अपनी कुर्ते और बच्चों के लैसदार टोपियां सिलाती। हाँ, इतना जरूर कहती कि उसका रंग कैसा निखर आया, हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी बोली, वही मुरुवत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ते इस तरह सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। अब 10 साल गुजर जाने पर भी एक बार उस झोपड़ी के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों की अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। जमाना जनवरी 1913। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी त्रिया चरित्र। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।